हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल ITI हब में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पे लेक्चर देने आ रहा हूँ और स्पेशली आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैंने ये बुक मंगाई है। ही इज़ माय फेवरेट ऑथर श्री SK भट्टाचार्य। देख सकते हैं आप, ये बुक बहुत अच्छी बुक है। इस बुक की खासियत ये है कि इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, जो मेन पॉइंट है वही लिखा है, बकवास दुनिया भर की नहीं लिखी है। ठीक है, तो इसी बुक से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करनी है, स्टैंडर्ड पढ़ाई करनी है, तो आप मेरे चैनल से जुड़िए। मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड लेक्चर्स दूंगा जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से। आप लोग भी पढ़ लीजिए, आप लोगों का रिवीजन होगा। ठीक है, क्योंकि अगले साल वैकेंसी खूब आने वाली, धड़ाधड़ 2024 में वैकेंसी बहुत आने वाली है, क्योंकि चुनाव है। तो आएगी, बिल्कुल आएगी बेटा, क्योंकि यूपी में 80 सीटें और केंद्र में भाजपा सरकार आनी चाहिए। तो यूपी में किसकी सरकार है? भाजपा। तो बाबा जी क्या करेंगे? कैसे को निकालेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक पॉइंट पढ़िए, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। और मैं हमेशा कहता हूं आपको कि कोई चीज पढ़िए तो उसका बेस पकड़िए। अगर ये चीज है तो क्यों है, जब तक आप क्यों नहीं है तब क्यों है तब नहीं पहुंचेंगे, तब तक ऐसे आप झूमते रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप कौन सी इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो? इलेक्ट्रिशियन पढ़ रहे हो? इलेक्ट्रिशियन का मूल आधार क्या है? मूल आधार क्या है बताओ? है विद्युत से चलने वाले करंट। देखो, मेन आधार क्या है आपका? करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, यही तो है। अरे तुमको एनर्जी मिलती नहीं मिलती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी, तभी तो टीवी देखते हो। पावर मिलती है। अगर वोल्टेज ना हो, तो करंट फ्लो नहीं होगी, और जब करंट फ्लो नहीं होगी तो कोई काम का नहीं है। तो ये आपके इंजीनियरिंग के 4 स्तंभ हैं। आपकी इंजीनियरिंग के ये 4 स्तंभ हैं: करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी। तो जब आप अपना बेस मजबूत रखोगे तो इमारत अच्छी बनेगी। जैसे क्या होता है कि जैसे कोई मकान बनाया जाता है, आजकल क्या होता है, मकान बनाते हैं तो क्या रखते हैं? पिलर रखते नहीं रखते? मान लो तुमने पिलर नहीं रखा और 4 मंजिल बनाते जा रहे हो, तो एक समय मकान गिर जाएगा, नहीं गिर जाएगा? तो ये आपके क्या है, इंजीनियरिंग के, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्या पिलर हैं। ठीक है, तो इन पिलर को बनाना आपको आना चाहिए, मतलब एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पूरी इंजीनियरिंग आपकी इन्हीं 4 पे डिपेंड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला छोटी चीज, ज्यादा नहीं बताएंगे, इतना तो आप लोग पढ़े होंगे, कक्षा 9 में पढ़े होंगे। पढ़े हो नहीं पढ़े हो? जैसे आपका आइटम है, ये क्या है आपका आइटम? ठीक, आइटम है। ये आपका क्या है? न्यूक्लियस है। इसमें क्या होगा? प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। प्रोटॉन पे क्या पॉजिटिव चार्ज है? प्रोटॉन क्या पॉजिटिव चार्ज है? न्यूट्रॉन क्या है?
नो चार्ज। नो चार्ज, कुछ है ये नहीं इनके पास। इनके पास है ये नहीं कुछ। और यहाँ पे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होंगे, नेगेटिव चार्ज। अब सारे फसाद की जड़ कौन है? ये है। इलेक्ट्रॉन। कौन है? इलेक्ट्रॉन। ये है। ठीक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे ई से। देखो मैं जो पढ़ा रहा हूँ एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो, तभी नौकरी पाओगे, नहीं तो एक नौकरी 50,000 लोग बैठे हैं। क्लियर है? अब देखो इसके बाद की जो सेल होती है उसको क्या बोलते हैं? इसके बाद की सेल होती है उसको क्या बोलते हैं? और इसके बाद की सेल होती है इसको क्या बोलते हैं? क्लियर है? ये तो फर्स्ट टाइम पढ़ाया था। क्या हो गया आपकी? के होगी, इसके बाद की होगी एल होगी, इसकी बाद की एम होगी, इसके बाद की एन होगी। अब एक साइंटिस्ट थे बोरबरी, उन्होंने बताया कि हर एक सेल में, ये सेल है ना आपकी, सेल से ना ये कक्षा, क्लास वाली कक्षा नहीं, ये सेल है। ठीक, उन्होंने क्या कहा कि हर एक सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? 2n² होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? 2n² होगा। अब देखो पहली कक्षा आपकी k है, तो k के लिए बराबर क्या होगा? 1 रखोगे। k के लिए फॉर k n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो पहली कक्षा में रखो 2 × 1 का स्क्वायर दैट इज 2। तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे इनको बोलते हैं बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इसलिए कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस सेल को छोड़कर नहीं जा सकते। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इसलिए इनको कहते हैं कि ये भाई साहब जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इस सेल को छोड़कर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि इनके बीच में ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स होगा। इंटरफिजिक्स पढ़े हो? पढ़े होते तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता तुमसे। हमसे पढ़े हो तो फिजिक्स हम एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए होते, लेकिन हम मिले हो तो अब तो पढ़ लो। तो देखो अब तुमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि गुरुत्वाकर्षण बल, 2 पिंडों, हमने शायद एक लेक्चर में बताया भी है कि जो गुरुत्वाकर्षण होता है एक पिंड एक पिंड, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसके कई गुना ज्यादा बल लगता है इनके बीच में। मतलब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। ठीक, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन इस सेल को छोड़ के नहीं जा सकता। अब आती है ये जो लास्ट, इतना क्लियर है? अब देखो दूसरी बात, दूसरी फॉर एल के लिए, फॉर एल के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो 2 × स्क्वायर, तो 2 × 4 दूनी 8। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। 1 2 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पे जो फोर्स होगा इसकी तुलना में कम होगा। ठीक, अब देखो m के लिए क्या हो जाएगा? m की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 2 3 का स्क्वायर मतलब 18 हो जाएगा। तो इस वाले सेल में कितने हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब लास्ट आती है आपकी n सेल, वहां पे n की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 2 × 4 का स्क्वायर दैट इज 32। क्लियर है? अब ये जो सेल है
इसको बोलते हैं एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन। ठीक, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 32 होंगे बाय द बोरबरी नियम के अनुसार। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इस सेल को छोड़ के भाग सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे इस सेल को छोड़कर भाग सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स होता है बहुत कम होता है। समझो? ठीक है। तो अगर इनको हम थोड़ी सी भी एनर्जी दे दें, तुमने एटम पढ़ा होगा इंटरफिजिक्स में, बामा सीरीज याद आया? सीरीज होती है सब, अब आगे पढ़ लेना इंटर में। ठीक, तो क्या होता है कि यहां जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको अगर हम थोड़ी सी भी एनर्जी दे देंगे तो ये इस सेल को छोड़ देते हैं। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। या कह सकते हैं मवाली इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? छुट्टा है ना, फ्री है ना, तो मवाली इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। मवाली कहना देना किसी हमने, लेकिन समझने के लिए क्या हो गया? क्या मवाली इलेक्ट्रॉन? छुट्टा, छुट्टा, छुट्टा इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फ्री मतलब छुट्टा इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो करंट जो फ्लो होगी वो किसके कारण होगी? इन्हीं के कारण होगी। ये बेचारे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, बहुत सीधे साधे सीधे बच्चे। ठीक, और ये क्या है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो एटम का कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो आपकी करंट किसके थ्रू फ्लो होगी? इनके थ्रू। ठीक, अच्छा, अब आते हैं चार्ज क्या होता है। देखो चार्ज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? एन। क्यू मतलब कि किसी कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या क्या बोलते हैं? चार्ज कहते हैं। बाय द दिस फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू एन। ठीक, या कह सकते हैं एमपी भी कह सकते हो ना, प्रोटॉन भी तो कह सकते हो। अच्छा, एक बात और ध्यान दो कि नॉर्मल कंडीशन पे कोई भी आपका एटम होता है, नॉर्मल कंडीशन पे कोई भी एटम होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों? उस कंडीशन में क्या होता है? जो प्रोटॉन की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है? न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। ये पढ़ा होगा सब इलेक्ट्रोस्टैटिक में, पढ़ा है ना? इतना क्लियर है? अब आते हैं, अब देखो Q इक्वल टू एन हो गया या N बराबर P हो गया। ठीक, तो अगर हम N इक्वल टू NP कर दें तो N कैंसिल होगा तो इक्वल टू क्या होगा? P हो जाएगा। मतलब उदासीन कंडीशन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू प्रोटॉन के बराबर हो गई। अब Q इक्वल टू क्या होता है? Q को हम लोग चार्ज बोलते हैं। ठीक, तो अगर हम Q की यूनिट की बात करें, यूनिट, तो यूनिट क्या होती है इसकी? कूलाम। कूलाम होती है। ठीक, अब देखो Q इक्वल टू IT भी होता है बेटा, होता है ना? तो यहां से अगर हम यूनिट निकालें तो क्या होगा? एम्पियर सेकंड भी हो सकता है यूनिट इसकी। हमारे ऐसा कोई एग्जामिनर बैठ गया, उसने सीधे दे दिया ऑप्शन कि कूलाम मतलब चार्ज की यूनिट क्या होती है, तुमको कूलाम नहीं दिया, एम्पियर सेकंड दे दिया, तो क्लियर ना? तो अगर Q बराबर IT और Q बराबर NE तो IT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NE होगा। ठीक, तो अगर हम यहां से I की वैल्यू निकालें तो क्या होगा? NE बाई T। क्लियर है इतना? ठीक, अच्छा, कि कोई भी कंडक्टर होता है, जैसे आपका कोई कंडक्टर है, अच्छा कोई कंडक्टर है, आ रहा है? कोई आपका अच्छा कंडक्टर है, ठीक, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 10 की पावर 22 होती है। हमेशा याद रखना, कोई भी आपका कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 10 की पावर 22 होती है। और सेमीकंडक्टर में, वाह शाबाश,
वाह मेरे बच्चे, तुमको सब कुछ याद है, वाह मुकैम्बो खुश हुआ। कोई अपना सेमीकंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगी, 10 की पावर 18 होगी। ये सब हमने फर्स्ट में पढ़ाया, तुमको एक एक चीज पढ़ाया, राइट है, बुक में नहीं दिया लेकिन हमने पढ़ाया। अच्छा, 1 सेकंड में किसी कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं? 1.6 ना 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 6.25 into 10 की पावर हाँ, 1 सेकंड में किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6 into 2 की 6.25 into 10 की पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। क्लियर है? अच्छा, कुछ और बातें बताते हैं। अब देखो इंसुलेटर जो होता है, इंसुलेटर का उदाहरण क्या है आपका? कच्ची लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, पीवीसी, ठीक। तो जो आपका इंसुलेटर होता है, इसमें करंट क्यों नहीं फ्लो होती? क्यों नहीं फ्लो होती? इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अरे नहीं होते, क्यों नहीं होते हैं? हमने तुमने को बता दिया हमने, ले हमने हमेशा कहते हैं कोई भी चीज पढ़ो उसकी जड़ में घुस जाओ। क्यों ऐसा होता है? एक्चुअली क्या है, जो इंसुलेटर होते हैं इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो पूरा होता है। मतलब अगर कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो इनका कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा तो 2-8 होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं और इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। मतलब इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? पूरा है। जितने इलेक्ट्रॉन है सब कंप्लीट है, जो है वो पूरा है। इनके पास छुट्टा इलेक्ट्रॉन नहीं होते। हमने क्या बोला था? छुट्टा इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होगी। जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा है तो इनके पास छुट्टा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। छुट्टा इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फाजिल इलेक्ट्रॉन है। जैसे आपका सोडियम है, सोडियम क्या होता है? 11 होता है, तो 2 8 11, 2 8 तो पूरा हो गया। इनके पास फाजिल है कि नहीं है? इनका छुट्टा इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है ना? समझ रहे हो? इसी तरह इनके पास छुट्टा इलेक्ट्रॉन नहीं होता, टपोरी इलेक्ट्रॉन के पास नहीं होता, इसलिए इनके पास जब वो फ्लो नहीं हो पाएगा तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में ही करंट फ्लो होती है। क्लियर है? ठीक। अब आते हैं हम कंडक्टर में क्या होता है, 10 की पावर, सबकी प्रॉपर्टी बता देते हैं। चलो कंडक्टर इंसुलेटर से बता देते हैं। इतना सुन में है, ना सुनना है तो बेकार है। देखो कोई चीज ना है तो हमसे 100 बार पूछो, लेकिन 101वीं बार हम पूछेंगे आपसे तो आपको बताना पड़ेगा। देखो ये कंडक्टर लिख लेते हैं यहाँ पे, समझ रहे हो? ये आपका इंसुलेटर लिख लेते हैं, समझ रहे हो? ये आपका सेमीकंडक्टर लिख लेते हैं। मोई समझ में ना पैसे वापस। देखो कंडक्टर में हम पहले क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल की बात करो। इनके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? एग्जाम्पल कौन से? हाँ, सबसे अच्छा कंडक्टर क्या होगा आपका? सिल्वर। उसके बाद कॉपर, उसके बाद गोल्ड, उसके बाद एल्यूमिनियम। अब आगे छोड़ो यार, इतना लिखेंगे जगह कहाँ है? अब जो सिल्वर है इसकी चालकता होती है 96%, कॉपर की होती है 90%, गोल्ड की 99% और इसकी 60%। लोहे पहुंच जाओगे 40%, ऐसे ही होगी। इसमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू ज्यादा होती है। अच्छा जब मान लो तुमने ग्राफ छेड़ दिया है, ये बताओ
जैसे किसी कोई कॉलेज में लड़का है, उसको अच्छा सबसे कब कहा जाएगा कि कंडक्टेंस को थोड़ी नहीं देखेंगे हम, चालकता ही नहीं देखेंगे ना, उसमें और भी चीजें देखेंगे ना। पढ़ने में अच्छा है, पता चला गाली गलौज करता है, लड़ाई करता है, तो अच्छा लड़का हुआ नहीं हुआ ना। तो हर चीजें देखी जाती हैं, ठीक। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या आ जाएगा, वुड हो जाएगी। अब इंजीनियरिंग में वुड नहीं बोलते इसको बोलते टिम्बर। लकड़ी को टिम्बर बोलते, क्या बोलते हैं, टिम्बर। चलो हमने वुड लिख दिया तुम्हारे, लेकिन कोई बताएगा नहीं कि हम बता दें, टिम्बर बोलते हैं इंजीनियरिंग। लकड़ी क्या बोलते हैं, टिम्बर। नींद आ रही क्या? हाँ। उसके बाद आपका क्या आ गया, रबर। रबर को बोलते हैं, प्लास्टिक भी बोलते हैं। सेमीकंडक्टर में आपका आ गया जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड, बहुत होते हैं यार, कि कौन कौन सा बताएं तुमको, ठीक। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट, कंडक्टेंस क्या होता है, हाई होता है। कंडक्टेंस क्या होगा, इसमें हाई होगा। इसमें क्या होगा, कंडक्टेंस क्या होगा, लो। लो का हुई ही नहीं, इसमें भी क्या होगा, लो होगा, ठीक। अगला पॉइंट, रेजिस्टेंस की बात करें, लो होगा। इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा भैया, और इसमें रेजिस्टेंस। एक बात और है बेटा, कि जो आपका सेमीकंडक्टर है वो नॉर्मल कंडीशन पे क्या करे, इंसुलेटर बन रहे हैं। नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन मतलब जो टेम्परेचर आपका कितना है, 0 डिग्री केल्विन पे, ये क्या रहेगा, इंसुलेटर रहेगा। तब आ रहा है कि नहीं, पूरा बोर्ड हमने कवर कर लिया, पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक। और इसको कंडक्टर कैसे बनाएंगे, डोपिंग के द्वारा। कंडक्टर किसे, डोपिंग। बाकी जब हम तुमको सेमीकंडक्टर पूरा पढ़ाई दिए, उसको जाके देख लेते हैं, ठीक। अच्छा, ये क्या होते हैं, गुड हीट कंडक्टर होते हैं, गुड हीट कंडक्टर। ये बैड होते हैं, ये लिटिल बिट। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें क्या होंगे, नो। इसमें अभी समझाया पूरा कहानी की, इसमें और क्या होता है, प्रतिरोधता गुणांक, प्रतिरोधता गुणांक क्या होगा, पॉजिटिव, निगेटिव, निगेटिव है। हाँ हाँ बता, वही आ रहे हैं यार, सब आ रहे हैं, तुम टेंशन क्या ले रहे हो। अब एनर्जी गैप की बात करें, एनर्जी गैप क्या होता है, ओवरलैपिंग होगा। क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा। इसमें कितना होगा, इंसुलेटर है ना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एबव, यू का बोले। और अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो जनरली इनका जो एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर हम जर्मेनियम के लिए कहें तो जर्मेनियम के लिए होता है 0.67 EV, सिलिकॉन के लिए होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और गैलियम आर्सेनाइड की बात करें
तो ये होता है 1.41 eV। ठीक, तो ये आपकी क्या हो गई, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में तुलना हो गई। मेन पॉइंट्स हमने आपको बता दिए। अब हम बताते हैं आपको कूलाम का नियम। ठीक है, देखिए कूलाम एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने सोचा कि ला यार जब क्या बोलते हैं न्यूटन अपना नियम दे सकते तो हम नहीं दे सकते क्या, समझे? तो उन्होंने सोचा कि जब वो दे सकते हैं तो हम कैसे दे सकते हैं। पहले के समय में क्या होता था कि कोई भी नियम हो, जैसे आपका फैराडे का नियम है, तो फैराडे के नियम को मॉडिफाई किया लेंज ने। ठीक, उसी तरह आपके कूलाम ने, साइंटिस्ट ने, उन्होंने क्या कर दिया, न्यूटन के नियम को आधार बना के दो चार्ज के बीच में नियम दे दिया उन्होंने। ठीक है, तो चलिए कूलाम का नियम देखते हैं। ठीक है, कूलाम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, कूलाम लॉ। अब देखिए उन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट दो चार्ज है, एक आपका Q1 है, आपका Q2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस हमने मान लिया r। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इनके बीच में क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन मतलब ये एक दूसरे को खींचेंगे अपनी तरफ। अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो रिपल्सन होगा। एक मिनट पूछ करो, एक मिनट। ठीक है, तो अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे या अगर आपके निगेटिव होंगे तब भी रिपल्सन आपका होगा। बेटा हमारे मन में बहुत बढ़िया उदाहरण आया था, लेकिन हम बोल नहीं सकते। ठीक है, तो अब इनके बीच में मान लेते हैं जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, F होगा, है ना। तो ये जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इन चार्ज के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, जैसे आपका उसमें दिया था उन्होंने M is F is directly proportional to M2 M1। यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, एक पिंड रख दिया, ये पिंड रख दिया, ये भी डिस्टेंस आपकी क्या होगा, R हो गई, ये भी M1, ये आपका M2 है ना, उसी धार पे। ठीक, और इनके बीच में जो फोर्स होगा वो इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, एक ही मर्ज कर दें, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होगा। और फैराडे उनका क्या आता है, न्यूटन का M1 M2 बाई R स्क्वायर, वही था ना। देखो हमारे जो कूलाम थे न्यूटन से इंस्पायर थे, उन्होंने नियम दे दिया। इसलिए तुम्हारे सर बोल लेते, क्या बोल लेते, कुछ बोल लेते ना, आइडल बोल लेते, तो तुम भी उसको अपना आइडल बना के तुम भी अपना नियम दे दो कोई। आइडल मतलब ये होता है, समझ गए। तो अब क्या हुआ, अब इसको हटाने के लिए हमेशा एक कांस्टेंट लगाया जाता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 बाई, इसी को बोलते हैं कूलाम का नियम। ओके, और अगर हम K की वैल्यू लें तो ये होती 1/4 पाई नॉट, इसकी वैल्यू होती 9 × 10⁹। अब वो सब निकाल लेना ही, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 बाई R। अब बड़े हो गए, बच्चों वाली हरकतें मत किया करो, इंटर पढ़े होगे तुम ये सब। ठीक, अगर आपसे कोई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछे तो क्या होगी, 8.854 × 10⁻12। अब इसकी यूनिट हमसे ना पूछना, निकाल लेना बाहर।
तो ये भैया हो गया आपका कूलाम का नियम। ठीक, अच्छा अब हम आते हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र अगर जिसमें हम कोई दूसरा चार्ज ले आएंगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई लोहे का है 6 एक, ठीक, और ठीक, अब यहां पे कोई टेस्टिंग चार्ज रखा है, ठीक, तो जब इसको यहां पे ले आओगे, ठीक, तो क्या होगा, इस पे एक फोर्स लगेगा। मान लीजिए इसकी रेंज यहां तक है, तो जैसे यहां तक लाओगे तो यहां से इस पे ये जो फोर्स है लगना शुरू कर देगा, तो ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इसी तरह अगर हम मैग्नेट रख दें तो मैग्नेट के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें अगर हम किसी लोहे या लोहे से बनी वस्तु को लाएंगे तो उस पर क्या करेगा, अट्रैक्शन का फोर्स महसूस करेगा, वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। क्लियर है। अब आते हैं हम करंट पे। मेन पॉइंट आ गया आपका करंट। जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका मोहित, क्या है आपका कंडक्टर। देखो क्या हुआ, ये आपका कंडक्टर हो गया, ठीक, जिसकी लेंथ L है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इसको हमने वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट कर दिया गया है और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, N है। ठीक, अब हमने क्या बताया, करंट क्या हो गया कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को करंट कहते हैं। इसको किससे प्रेजेंट करेंगे, I से। तो Q इक्वल टू IT होता है और तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई T हो जाएगा। अब Q बराबर NE होता है तो Q की जगह हम NE रख देंगे। ठीक है। सो अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ करंट की, तो यहाँ पे एक यूनिट होती है आपकी स्टैंडर्ड एम्पियर, और यहां से अगर हम यूनिट और निकालें तो क्या हो जाएगा, कूलम पर सेकेंड। अच्छा, यहां से अगर हम एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं किसी कंडक्टर में। ठीक है। अच्छा देखिए, I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है NEAVD। I क्या आपकी करंट हो गई, E हो गया आपका इलेक्ट्रॉन पर, A हो गया एरिया, और VD क्या होगा, वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में मोशन करते हैं। पढ़े नहीं इंटर में, अनुगमन वेग पढ़े हो, धारा वेग, अनुगमन, हाँ अनुगमन वेग ही बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। VD मतलब अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मोशन करते हैं उसको क्या करते हैं, अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अच्छा ओके। और एक बात और, अगर मान लीजिए सपोज दैट ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पॉजिटिव तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक, तो इसके उल्टे डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो हो जाएगी, ये कोई नहीं बताएगा आपको। तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो आज हमने एटम का स्ट्रक्चर, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा और चार्ज और करंट के बारे में पढ़ा। ये आपका आज लेक्चर नंबर 1 था।
नेक्स्ट लेक्चर में आपको रेजिस्टेंस, पोटेंशियल, इन सब के बारे में बताएंगे। थैंक यू। चलिए बच्चों, आज हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जितने भी रिलेटेड टर्म, जितने भी टॉपिक हैं, मैं आपको आज पढ़ा देता हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस के बिना करंट फ्लो नहीं होती है। रेजिस्टेंस के बिना करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, देखिए रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को हिंदी में बोलते बेटा प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब क्या होता है? देखिए नाम से ही पता चल रहा है। प्रति माने क्या होता है? अगेंस्ट, विरुद्ध। रोध माने बाधा। ठीक है, तो किसके प्रति रोध पैदा करेगा? तो जो आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका मेटल की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है जो अपोज करती है, मतलब जो विरोध करती है किसका? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का, या कह सकते हैं धारा के प्रवाह का। तो क्या कह सकते हैं कि प्रतिरोध जो है ये आपका चालक का गुण है, जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह अथवा धारा के प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? या चालक का गुण है जो धारा अथवा मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है। तो बेटा क्या कह सकते हैं? एक तरह से कह सकते हैं कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन और धारा का क्या है? दुश्मन है। क्या है? दुश्मन है। ठीक, जैसे मान लीजिए किसी रास्ते से आप जा रहे हो, तो आपको जो दुश्मन होगा क्या करेगा? रोकेगा ना आपको। कहाँ जा रहा है? रोकेगा ना। तो जैसे मान लीजिए आपका ये आपका कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस हो गया। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। प्रतिरोध को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ये बना देंगे तो वेरिएबल हो जाएगा। वेरिएबल मतलब कि आप इसकी वैल्यू घटा और बढ़ा सकते हैं। ठीक, अब इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? इसे बेटा किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। किससे? आर से लिखते हैं। ठीक, इसको किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। और इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। ठीक, ये रेजिस्टेंस हो गया आपका, रेजिस्टेंस हो गया। और इंडिकेट किससे करेंगे? इससे करेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे ओम का नियम। नहीं, ओम का नियम बाद में देखेंगे, विभवांतर जब पढ़ा देंगे आपको तो। अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस का क्या? रेजिस्टेंस के नियम, प्रतिरोध के नियम। इतना समझ में आपको? अब देखिए हम बात करेंगे प्रतिरोध के नियम। देखिए प्रतिरोध के कुछ नियम होते हैं। प्रतिरोध के क्या होता है बेटा? कुछ नियम होते हैं। ठीक, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, प्रतिरोध के कुछ नियम। मैंने आपको पहले बताया था, पहले लेक्चर में बताया था कि कंडक्टर में प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। इंसुलेटर में सबसे ज्यादा होता है, सेमीकंडक्टर में उससे कम होता है। बताया था।
तो प्रतिरोध, पहला पॉइंट क्या है, जो प्रतिरोध रेजिस्टेंस, जो क्या रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल पे, किस पे, मटेरियल पर, मटेरियल पे। मतलब अगर मटेरियल आपका क्या है, कंडक्टर है, तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर इंसुलेटर है तो उसमें बहुत ज्यादा होगा। सेमीकंडक्टर है तो उससे कम होगा। ठीक। दूसरा क्या है, रेजिस्टेंस जो होता है आपका तापमान पर निर्भर करता है। रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। ठीक है। रेजिस्टेंस क्या करता है, निर्भर करता है टेम्परेचर पे। देखिए, अगर आपका कंडक्टर होगा, इंसुलेटर हो गया, और आपका सेमीकंडक्टर हो गया, है ना। अगर कंडक्टर आपके क्या होंगे, चांदी हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम में, ये सब आपका क्या है, कंडक्टर है। अगर इनका हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, मतलब इनको टेम्परेचर हम देंगे, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, बढ़ेगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनका बढ़ेगा, और कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। अब यही बात इनमें करें, इंसुलेटर में, तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इसका उल्टा हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। मतलब क्या होगा कि इंसुलेटर जो है, इंसुलेटर से चालक की तरफ बढ़ेंगे, मतलब इंसुलेटर से वो चालक बनने की ओर अग्रसर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए क्या है, जैसे आपका इंसुलेटर है ना। अब इसको जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये क्या बनने की कोशिश करेगा, कंडक्टर बनने की कोशिश करेगा। समझ में आया। अब इसी बात करते हैं हम सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर में क्या होगा, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा, इसकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब क्या होगा, तब हमने बताया था कि सेमीकंडक्टर को चालक बनाने के दो मेथड है, टेम्परेचर बढ़ा दो या डोपिंग कर दो। ठीक। तो टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, चालक बन जाएगा, मतलब कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में। तो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसको वेरीफाई करता है। मतलब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। अगर इंसुलेटर को टेम्परेचर ज्यादा दोगे तो वो कंडक्टर बनने की कोशिश करेगा, सेमीकंडक्टर को दोगे तब भी वो कंडक्टर बनने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आप कंडक्टर को दोगे तो वो इंसुलेटर बनने की कोशिश करेगा। समझने क्लियर है। अब दूसरा तीसरा पॉइंट देखो, मान लेते कोई कंडक्टर है आपका, है ना बेटा, मान लेते कोई आपका कंडक्टर है, ये आपका कोई कंडक्टर है, कोई आपका कंडक्टर है, इसकी लेंथ क्या है, L है, ठीक, और इसका एरिया कितना है, A है, ठीक, और रेजिस्टेंस का कितना है, R है। रेजिस्टेंस क्या है इसका, R है, ठीक। तो जो इसका रेजिस्टेंस होगा, थर्ड पॉइंट देखो, ये तुमको स्टैंडर्ड बुक का मैं पढ़ा रहा हूँ, एक एक पॉइंट क्लियर करके बता रहा हूँ। तुम्हारी बुक ITI बुक में टेम्परेचर का मैटर नहीं है, टेम्परेचर का मैटर उसमें एक्सप्लेन नहीं दिया है, लेकिन हम बता रहे हैं, समझो। तो जो आपका जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर की लेंथ हमने क्या मानी है, L मानी है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होगा। क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या है, रेजिस्टेंस जो होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर होगा, क्रॉस सेक्शन
क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक, तो क्या आ जाएगा, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। ठीक है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। जैसे हमको कूलाम का नियम बताया था, दो इक्वेशन बनाई थी, दोनों को उठा के एक में मर्ज कर दिया था, इसी तरह इसको मर्ज कर देंगे। आ रहा है, तो R क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A होगा। ठीक, अब जैसे वहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं, K L/A लिख सकते हो। लेकिन हमने बताया था आपको कि प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट रखा जाता है। यहां तुमने K बोल दिया, लेकिन यहां पे K की जगह होता है रो होता है। क्या होता है, रो। तो यहां क्या हो जाएगा, R इज रो L/A। रो क्या होता है, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, हिंदी बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, या कह सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कह सकते हो, इसके दो नाम है, प्रतिरोधकता कह लो या विशिष्ट प्रतिरोध कह लो। ठीक, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L/A हो गया। अगर यहां से इस इक्वेशन को हम यहां लिख लें, तो अगर रो की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, A/L हो जाएगा, A/L हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। अच्छा, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो देखिए इसकी यूनिट आप निकाल सकते हैं। रो लिख लिया हमने, R की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम हो जाएगी, है ना। A की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, और लेंथ की मीटर, कैंसिल हो गया, तो रो की यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, प्रतिरोध के नियम होंगे। अब देखते हैं प्रतिरोधों के कनेक्शन। प्रतिरोधों के कनेक्शन मतलब प्रतिरोधों को हम कैसे जोड़ते हैं, इनमें से न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं। ठीक है, क्लियर है तुषार, क्लियर है। हम कहते हैं कोई भी चीज पढ़ो तो रीजन से पढ़ो, ऐसा क्यों, नहीं तो ना पढ़ो। अब देखो कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें, कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, तो कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस आपके दो होते हैं। एक होता है आपका पहला कनेक्शन, ठीक है, दूसरा क्या होता है, सीरीज कनेक्शन। ठीक, तो पहले हम किसकी बात करेंगे, सीरीज कनेक्शन की बात करेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर, समांतर कनेक्शन क्या बोलेंगे, समांतर संयोजन, क्या बोलेंगे, संयोजन, और इसको बोलेंगे श्रेणी संयोजन। क्या बोलेंगे, श्रेणी संयोजन। क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सीरीज कनेक्शन की। ठीक, चलो सीरीज कनेक्शन, देखो सीरीज कनेक्शन मान लेते हैं आपके तीन प्रतिरोध हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या है आपका, फर्स्ट रेजिस्टेंस आपका क्या है, R1 हो गया। दूसरा क्या है, सेकेंड रेजिस्टेंस आपका क्या है, R2 हो गया। और थर्ड आपका क्या हो गया, R3 हो गया।
सर वो आखिरी अब क्या है, ये दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ सप्लाई वोल्टेज, मतलब ये आपकी कोई सप्लाई वोल्टेज होगी और ये तीन रेजिस्टेंस आपके यू कनेक्टेड है। ये पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, ये प्लस हो गया, ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया। तीन रेजिस्टेंस, ये पहला रेजिस्टेंस हो गया, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, ये तीसरा रेजिस्टेंस हो गया, जो आपकी एक सप्लाई से जुड़े हुए हैं। क्लियर है? अब देखो यहां पे करंट क्या होगी, आई फ्लो होगी, ठीक। तो अब यहां पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको बोलेंगे V1। क्या होगा? V1। यहां पे क्या होगा? V2। यहां पे क्या होगा? V3। एक्चुअली क्या है बेटा कि जो आपका V होता है, जो V होता है ये धारा का दोस्त होता है। क्या होता है? धारा का दोस्त होता है, या कह सकते हैं ये धारा का भाई है, ठीक। अब धारा यहां पहुंची तो रेजिस्टेंस क्या, धारा का दुश्मन है। तो पहले पहुंची तो उसने क्या किया, रेजिस्टेंस ने इस धारा को रोक लिया और कहा मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वोल्टेज आया, इसको मारा पीटा तो धारा आगे बढ़ गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, V1 हो गया। मतलब इसको मारने पीटने में इसका वोल्टेज कितना खर्च हो गया, V1 खर्च हो गया। फिर दूसरा, फिर ये रोका, फिर आया, फिर मारा इसको, फिर इसने जाने दिया, तो फिर कितना वोल्टेज खर्च हुआ, V2 खर्च हुआ। फिर यहाँ पे पहुंची करंट, फिर इसने रोक लिया, है ना। तो फिर इसने मारा तो फिर इसका फिर वोल्टेज खर्च हो गया। तो इसकी जो टोटल वोल्टेज है वो क्या हो गया, इन तीनों में खर्च हो गया। समझ आया? कैसे समझ आ रहा है? अब देखो सीरीज में, कुछ बातें समझ लो। सीरीज कनेक्शन में सेम करंट होती है। क्या होती है? सेम करंट होती है। क्या होती है? सेम करंट होती है। सेम करंट मतलब क्या कि इसमें I1 करंट ही फ्लो होगी, यहाँ पे भी I करंट फ्लो होगी, यहाँ पे भी I करंट फ्लो होगी, यहाँ पे भी I करंट फ्लो होगी, तथा वोल्टेज भिन्न होता है। वोल्टेज क्या होता है? भिन्न होता है। ठीक है, ये बात दिमाग में तुमको अपने रखनी है, ठीक। अब हमने क्या बताया कि करंट को प्रवाहित कराने के लिए इसकी जो वोल्टेज की सारी ताकत क्या हो गई, खर्च हो गई। एक ताकत V1 में खर्च हो गई, एक V2 में, एक V3 में। तो हम क्या कह सकते हैं, B इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। यही तो हुआ। अब देखो एक ओम का नियम होता है, V इज इक्वल टू IR, ठीक। ओम का नियम होता है V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे V की जगह क्या रख देंगे, IR रख देंगे, और V1 की जगह रख देंगे हम IR1 हो जाएगा, और V2 की जगह रख देंगे IR2 हो जाएगा, और V3 की जगह क्या रख दोगे, IR3, क्योंकि करंट आपकी क्या होगी, सेम होगी। क्लियर है? चलो अब यहाँ रखो, तो क्या हो जाएगा, IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I कैंसिल हो गया, I कॉमन हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो तीन रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर मान लेते हैं सपोज दैट R1, R2 एंड R3 की वैल्यू क्या है, R है, ठीक। तो रखो, तो टोटल को हमने मान लिया RT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R प्लस R। तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 3R, मतलब 3 गुना हो गई। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी टोटल की, 3 गुना। मतलब इससे ये पता चलता है कि सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस की वैल्यू टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या होती है, ज्यादा होती है। तो सीरीज कनेक्शन समझ में आया। अब इसके बाद हम आपको पैरेलल का क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है।
देखिए पहला कनेक्शन, ये कनेक्शन आपको, इसके बाद एक आता है मिसलेनियस कनेक्शन। मिसलेनियस मतलब सीरीज और पैरेलल को एक ही में कनेक्ट कर दिया। समझ में आया बेटा? अब मान लेते हैं आपके 3 रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, पैरेलल कनेक्टेड। पैरेलल मतलब ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, और एक ये रेजिस्टेंस हो गया। ये आपका R1 हो जाएगा, ये आपका R2 हो जाएगा, ये आपका R3 हो जाएगा। इनको कनेक्ट कर दिया हमने सप्लाई से। क्लियर बेटा? ओके। अब देखो ये आपका क्या है, पैरेलल कनेक्शन है। क्या है? पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, अब इसमें उल्टा हो जाएगा। यहां पे करंट आई, करंट आई, अब ये करंट 3 भागों में डिवाइड हो जाएगी। ये आपकी I1 करंट होगी, ये आपकी I2, यहाँ पे आपकी I3 हो जाएगी, और ये आपका सप्लाई वोल्टेज हो गया। अब देखो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, करंट अलग अलग हो जाती है। करंट क्या होती है, अलग अलग हो जाती है। ठीक है। सो अब यहाँ पे करंट आपकी क्या, ये I थी, अब ये I क्या, ये 3 करंट में डिवाइड हो गई। तो इसे क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकते हो। सो अब बाय द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। अब देखो बेटा ध्यान दो कि पैरेलल कनेक्शन में जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। मतलब यहाँ पे भी V होगा, यहाँ पे भी V होगा, यहाँ पे भी V होगा। वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, इसमें समान होगी। पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है, करंट की वैल्यू डिफर हो जाती है। ठीक। तो यहाँ पे, तो यहाँ से अगर हम I की वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा, V बाई R आया। तो I की यहाँ क्या रखोगे, V बाई R। इसी तरह I1 की वैल्यू रखोगे, ये आ जाएगा आपका V अपॉन R1 हो जाएगा। ठीक। और अगर हम I2 की वैल्यू रखेंगे तो V अपॉन R2 हो जाएगा, और अगर हम I3 की वैल्यू रखेंगे तो V अपॉन R3 हो जाएगा। क्लियर है? अब ये से वैल्यू उठा के हम इसमें रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, V बाई R इज इक्वल टू V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3। सो V भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हुआ। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू फॉर्मूला ये होगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर मान लीजिए ये तो आपका 3 रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस, अगर आपका 2 रेजिस्टेंस है, अगर 2 रेजिस्टेंस है तो उसके लिए फॉर्मूला शॉर्टकट होता है, वो आप याद कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये आपका 2 के लिए हो जाएगा। अगर इसका हम शॉर्टकट निकालें तो R2 इक्वल टू होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हो 2 के लिए। ठीक। अच्छा, अब बेटा ध्यान दो, मान लेते हैं सपोज दैट R1, R2 एंड R3 की वैल्यू R है, तो रखो यहाँ पे। तो 1 अपॉन RT इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R। ठीक है। तो जब RT की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा R बाई 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो 1 बाई 3 इंटू R। मतलब इससे ये पता चलता है कि पैरेलल कनेक्शन में करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है। सीरीज में ज्यादा रहेगी और पैरेलल में कम होगी। ठीक है। अब चलो ओम का नियम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में और आगे की चीजें हम बताएंगे। ठीक। ओम का नियम समझने से पहले हम लोग बात करेंगे ईएमएफ की, ईएमएफ की या वोल्टेज की। तो साथ तुम्हारा रिवीजन हो रहा फर्स्ट ईयर? मोहित को सब आता ही है, मोहित को सेकेंड ईयर का आता है, तो घंटे का नहीं आएगा। क्यों मोहित, नींद आ रही है?
खाना खाने में नींद आती है ना दोपहर में। हाँ ठीक। अब देखो ईएमएफ बात करते हैं। ईएमएफ इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल। विद्युत माने करंट, वाहक माने ले जाने वाला, बल माने बल। मतलब विद्युत वाहक बल वो बल है जो, जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ठीक, या क्वेश्चन तो विद्युत वाहक बल वो बल है जो कंडक्टर में धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। मतलब क्या कहेंगे कि चलो हम हैं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, हमारे साथ चलो, ठीक है। पहली परिभाषा ये हो गई कि विद्युत वाहक बल ऐसा बल होता है जो धारा को इलेक्ट्रिक सर्किट में एक सिरे से दूसरे सिरे ले जाता है, या कह सकते हैं कि पूरे सर्किट में मोशन करवाता है। पहली परिभाषा ये होगी। दूसरी परिभाषा ये है कि आपका जो विद्युत वाहक बल है वो एक प्रकार का इलेक्ट्रिक प्रेशर है। क्या है? एक प्रकार का इलेक्ट्रिक प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है, धक्का देता है, ठीक, या उनको ऊर्जा देता है, ठीक। पहली परिभाषा क्या है? धारा को चालक में एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने वाले बल को ईएमएफ कहते हैं, ठीक। अथवा कह सकते हैं क्या कि यहां एक इलेक्ट्रिक प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉनों को फ्लो ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनों को फ्लो होने के लिए, इलेक्ट्रॉनों को फ्लो होने के लिए ऊर्जा देता है, ठीक है। ऊर्जा देता है या उनको धक्का देता है, जो समझ लो, ठीक। अब इस तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा E = W/Q, ठीक है। अब देखो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसे E से प्रदर्शित करते हैं। किससे? E से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका मात्रक देखें, यूनिट, तो यूनिट इसकी क्या होती है? वोल्ट होती है, और जूल पर कूलाम भी होती है, जूल पर कूलाम। तो ये हो गया आपका विद्युत वाहक बल। अब हम बात करेंगे ओम का नियम। ओम के नियम से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और समझ लो डीसी नेटवर्क का बेसिक पॉइंट है। अगर जिसका ओम का नियम क्लियर नहीं हुआ उसका कुछ नहीं क्लियर हुआ, ठीक है। क्लियर है? चलो इतना समझ में आया। अब चलिए ओम के नियम को बात करते हैं। ओम्स लॉ। देखिए तीन चीजें होती है। एक होता है सर्किट में करंट होती है, एक होता है रेजिस्टेंस होता है, एक होता है आपका वोल्टेज। तो ओम का नियम ये तीनों के बारे में रिलेशन बताता है। ओम एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया था कि कोई भी कंडक्टर है, धारा तो कंडक्टर में फ्लो होगी ना, इंसुलेटर में तो होगी नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर हम किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदलें, भौतिक अवस्थाएं क्या होती है? ताप और दाब।
टेम्परेचर और प्रेशर उसको मत छेड़ें, ठीक। तो उन्होंने बताया कि उस सर्किट में बहने वाली धारा तथा उसके सिरों पे लगने वाला विभवांतर मतलब ईएमएफ, उन दोनों का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। मतलब ये आपका ओम का नियम है। मतलब उन्होंने बताया था कि V अपॉन I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब देखो ओम का नियम, जैसे मानो हमने बताया था कि बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, वो अपनी बात अपने लैंग्वेज में कहते हैं, दूसरा प्रोफेसर अपनी बात को अपनी लैंग्वेज में कहेगा, ठीक। तो ओम के नियम को कई तरह से रिप्रेजेंट किया गया। जो स्टैंडर्ड है ये आपका है V अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या कह सकते हैं कि V अपॉन आई इज इक्वल टू R, दिस इज अ कॉन्स्टेंट, मतलब दिस इज अ एक्यूरेट, जो ओम का नियम है ये है, ठीक। लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब इन्होंने ये कह दिया कि चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप और दाब को नहीं बदला गया, तो उसमें जो चालक के सिरों पे लगने वाला विभवांतर है उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। कुछ साइंटिस्टों ने ये कह दिया, तो ये हो जाएगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो यहां से करोगे तो आ जाएगा V इज इक्वल टू IR, सो यहां पे आ जाएगा V अपॉन I इज इक्वल टू R। ये भी सही है, दिस इज ऑल्सो राइट, ठीक। अब कुछ साइंटिस्टों ने कहा कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। कुछ साइंटिस्टों ने कहा कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये भी सही है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, I इक्वल टू GB हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I इक्वल टू GB, और इसको हम लेके लिख सकते हैं G इक्वल टू क्या होता है, 1/R होता है V, तो क्या आ जाएगा, देखो G की जगह रख 1/R रख दोगे तो V इज इक्वल टू IR, यही आपका फॉर्मूला है। तो एक ओम के नियम को अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग प्रोफेसर्स कह दो या साइंटिस्टों कह दो, ओम के नियम को कई प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। अब देखिए ओम का नियम किस पे लागू होता है, किस पे लागू नहीं होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो देखिए दो कंपोनेंट्स होता है, एक होता है आपका एक्टिव कंपोनेंट्स, एक होता है पैसिव कंपोनेंट्स। पैसिव कंपोनेंट में आपका क्या आता है, इंडक्टर आता है, रेजिस्टर आता है एंड कैपेसिटर आता है। इंडक्टर ये क्या करेगा, डीसी को ब्लॉक कर देता है और एसी को पास कर देता है, ये सब हमने बताया तुमको, थीटा जब पढ़ाया था तुम लोगों को सेकंड में, तो सब बताया था। अब एक्टिव कंपोनेंट्स में आपको क्या आता है, सेमीकंडक्टर्स आते हैं, क्या आते हैं, सेमीकंडक्टर्स। ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, डज नॉट फॉलो ओम, डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। और ये जो होते हैं ये आपके तीनों फॉलो करते हैं, ये क्लियर है। अब देखिए कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो ओम का नियम है उसका कर्व कैसा होता है, ठीक ठीक। तो देखिए ओम का नियम का जो कर्व होता है, जैसे मान लीजिए ठीक, कर्व की बात करते हैं तो ये आपका क्या होगा, ये आपका वोल्टेज हो गया, ये आपकी करंट हो गई। तो इनका जो कर्व होगा वो सीधी रेखा होगा, क्या होगा, सीधी रेखा, या कह सकते हैं लीनियर होगा। तो V अपॉन I इज इक्वल टू R, ये मान लो थीटा मान लो, ठीक ठीक है। तो इनका जो कर्व होता है क्या होता है, रेखी होता है, ठीक।
तो आज के लेक्चर में मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया, रेजिस्टेंस के कनेक्शन बताया, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस बताया और ओम का नियम बताया। एक रेजिस्टेंस से रिलेटेड पॉइंट रह गया है, वो है आपका रेजिस्टेंस थर्मल कोफिशिएंट। वो लेक्चर में बताएंगे और उसके बाद आपको हम क्या बताएंगे, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इन सब के बारे में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। अब हम लोग बात करते हैं थर्मल रेजिस्टेंस कोफिशिएंट। ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस कोफिशिएंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं और कभी कभी इसकी यूनिट भी पूछ लेता है। ठीक, तो देखिए थर्मल रेजिस्टेंस थर्मल कोफिशिएंट होता है क्या। यदि मान लीजिए सपोर्टेड ये आपका कोई क्या है, कोई भी पदार्थ है, कुछ भी हो सकता है, इसका अगर हम 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दें, बात से सुनिएगा, मैं ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाहूँ। ये आपका मेटल है, कुछ भी है, इसका टेम्परेचर हमने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर इसके रेजिस्टेंस में क्या आ जाएगी, क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी होगी या कमी हो जाएगी। ठीक, इंसुलेटर होगा तो क्या होगा, कमी हो जाएगी, कंडक्टर होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस कोफिशिएंट। ठीक है, क्या लिखा है, ठीक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ताप गुणांक। क्या बोलते हैं, ताप गुणांक। मैं फिर से बता दूं कि किसी भी चालक में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में क्या आती है, परिवर्तन होता है, कमी होगी या बढ़ेगा, उसको क्या कहते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक, ताप गुणांक कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक, इसका नाम सही क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक बेटा, अब इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, अभी बताएंगे बाद में। ठीक, चलो बता देते हैं, इसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, अल्फा से। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होती है, पर डिग्री सेल्सियस। ठीक, प्रतिरोध ताप गुणांक को हम लोग अल्फा से प्रदर्शित करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, या कह सकते हैं इसको प्रति डिग्री सेल्सियस, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक, अच्छा, जैसे मान लीजिए आपका क्या है, आरटी क्या है, आरटी क्या है, हमने टेम्परेचर दिया तो उसका जो रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे टेम्परेचर देने पर रेजिस्टेंस, या कह सकते हैं टेम्परेचर को देने के बाद जो रेजिस्टेंस उसका बोलेंगे हम लोग आरटी। R0 मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल मतलब पहले वाला रेजिस्टेंस। जैसे हमने उसको टेम्परेचर नहीं दिया, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका टेम्परेचर क्या था, R0 था। ठीक, और जब टेम्परेचर दे दिया तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया, RT, और रेजिस्टेंस क्या हो गया, RT हो गया। ठीक, अब दोनों परिवर्तन क्या होगा, इससे ये चेंज हुआ ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध में परिवर्तन, प्रतिरोध में परिवर्तन, तो क्या आ जाएगा, परिवर्तन जब निकालते हैं तो बाद वाले में पहला घटाते हैं। ठीक, तो बाद वाला क्या है, आरटी है, पहले वाला R0 है। इतना क्लियर है। अब ध्यान दो, यहीं से तुम्हारा अल्फा निकलेगा, कैसे निकलेगा वो बताने आ रहे हैं। अब देखो, ये जो प्रतिरोध में परिवर्तन होता है, ठीक, वो क्या होता है, जो आपका इनिशियल प्रतिरोध है उसके समानुपाती होता है।
ठीक है, मतलब क्या करेंगे, इनिशियल क्या है, प्रतिरोधक का आर नॉट है, इसके समानुपाती क्या होगा, जो प्रतिरोधों में परिवर्तन होगा। क्लियर है। दूसरा पॉइंट, इसको इक्वेशन मान लो आप 1 मान लो। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके, टेम्परेचर के भी समानुपाती है। टेम्परेचर के कारण ही तो हो रहा है, अगर टेम्परेचर ना दो तो होगा कुछ, आज जीरो पे रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर के भी समानुपाती हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 2। क्लियर है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि आर नॉट टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टी माइनस आर नॉट लिख सकते हो, कोई डाउट। सो अब देखो यहां से हमको पता है कि जब डायरेक्टली प्रोटोन का साइन होता है, इसको जब हटाते हैं तो एक क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। चाहे आपका ओम का नियम हो, चाहे कोई भी नियम, चाहे आपका फैराडे का नियम हो, हर नियम में कांस्टेंट का एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे हटाते हैं तो हम लोग लिखते हैं आर नॉट टी अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट। हुआ, यही आपका अल्फा है, प्रतिरोध का गुणांक। ठीक, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा की वैल्यू। ठीक, इसी फॉर्मूले का प्रयोग करके हम लोग सबकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक, क्या हुआ, चले तो चले। ठीक, अब देखो इससे कई क्वेश्चंस आते हैं। पूछेगा कंडक्टर जो है उसका ताप गुणा क्या होता है, तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इंसुलेटर का नेगेटिव होगा। और उसके बाद आपका क्या आता है, सेमीकंडक्टर का बेटा क्या होता है, नेगेटिव। तो ये आपका थर्मल रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट हो गया। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, चालकता। अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं चालकता के बारे में। इसको बंद कर दो। चालकता, चालकता को बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। ये कह सकते हैं कि ये धारा का दोस्त है। जैसे रेजिस्टेंस क्या था, धारा का दुश्मन था, ये क्या है आपका, धारा का दोस्त। रेजिस्टेंस क्या करता था, धारा को रोकता था, लेकिन ये धारा को जाने देता, मदद करता है इसकी। ठीक, तो कंडक्टेंस क्या है कि पदार्थ का वह गुण, या कह सकते हैं चालक का वह गुण जो धारा को फ्लो होने में मदद करता है, वो चालकता कहलाता है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, यह चालक का गुण है, चालक का गुण है। ठीक है, जो धारा के प्रवाह में मदद करता है, प्रवाह में मदद करता है। क्लियर है। अब बेटा इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। ठीक, इसको कैपिटल जी से, कैपिटल जी बराबर 1/r, या कह सकते हैं कि ये जो होता है बेटा चालकता जो होती है, ये क्या होती है, प्रतिरोध का उल्टा होता है। ठीक,
प्रतिरोध क्या करता, रोकता था, ये जाने देता है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, चालकता अपॉन प्रतिरोधकता। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, G इक्वल टू 1/r। अब चलो इसकी यूनिट की बात करते हैं, यूनिट की। तो बेटा इसकी दो यूनिट है, एक होती है आपकी महो, मतलब ओम को उल्टा बनाओ, ये ओम है, इसको उल्टा बनाओ, महो हो गया। ठीक, और एक होती है आपकी साइमन, क्या होती है, साइमन। ठीक, अब देखो हमने बताया था कि समांतर क्रम में, आ रहा है, समांतर क्रम में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ये थी। इसी कंडीशन में अगर हम चालकता की वैल्यू निकालते हैं, क्या होगी, G इक्वल टू G1 प्लस G2। क्लियर है, उल्टा हो जाएगा। ठीक, और अगर हम श्रेणी में बात करें, श्रेणी क्रम में, तो 1/G इक्वल टू G1 प्लस G2। तो ये तो हो गया आपका चालकता। अब एक होता है विशिष्ट चालकता, क्या होता है, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता को हम लोग बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। ये क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 1/ρ। ठीक, अगर इसका मात्रा की बात करें तो इसका यूनिट होता है महो पर मीटर, या कह सकते हैं साइमन पर मीटर। क्लियर है, तो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता को बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का हो या स्पेसिफिक कंडक्टेंस का हो, एक ही बात है। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वर्क पावर एनर्जी की बात करते हैं। वर्क पावर एनर्जी, पहले हम वर्क बात करते हैं। वर्क क्या होता है, ठीक, मतलब कि जब किसी वस्तु पे हम लोग बल लगाते हैं तो वो वस्तु क्या होती है, कुछ दूरी तय करती है। जैसे मान लीजिए वस्तु है आपकी गेंद है, ठीक, अब गेंद पे हमने यहाँ पर फोर्स लगा दिया, तो ये गेंद यहाँ पहुंच गई, पहुंच गई, इसके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, आपकी डी होगी। तो अगर हम वर्क बोलेंगे तो क्या होगा, बल गुणा दूरी, तो होगा, तो वर्क इक्वल कर देगा F इंटू एस कहो चाहे डी कहो, एक ही बात है। उसको चाहे एस कहो चाहे ट्रांजो को, ठीक, या कह सकते हैं हमने डी माना है तो डी मान लो, दूरी को हमने क्या माना है, तो डी माना है, तो W इज इक्वल टू। अब एक नियम होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। पहले समझो ऊर्जा होती क्या है, कार्य ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही कार्य। मतलब किसी कार्य को करने के लिए तुमको ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी ना, जितनी तुम्हारे पास एनर्जी होगी उतना ही तो काम करोगे। मतलब तुम्हारे पास एनर्जी खत्म होगी तो क्या सो जाओगे ना बैठ के, काम करोगे। एनर्जी जैसे मान लो कोई काम कर रहे हो तुम, ठीक, जैसे मान लो खेत में हल जोत रहे हो, फड़वा मार रहे हो, फावड़ा मार रहे हो, तो तुम्हारे पास एनर्जी होगी तभी तो काम करोगे, तभी तो फावड़ा मारोगे। जो तुम्हारी एनर्जी खत्म, तुम लेट गए। तो क्या पता चला, इससे पता चला कि कार्य ही ऊर्जा, ऊर्जा ही कार्य। ठीक, तो ऊर्जा, अब देखो एक होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा, हम सिर्फ फॉर्मूले बता दे रहे हैं।
mgh हो गई। दूसरी होती है गतिज ऊर्जा, हाफ mv स्क्वायर। क्लियर है? बाकी ऊर्जाएं बहुत होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, ठीक, ये सब बहुत सी ऊर्जा होती है। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करें। इलेक्ट्रिक एनर्जी की तो एनर्जी क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर आर डी वी आई टी। ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, अब हम कहां पे थे, ऊर्जा का संचरण का नियम। ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने रॉड को इलेक्ट्रिसिटी दी, इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है ना। सबसे बड़ा एग्जांपल तुम्हारे सामने ही, मतलब ऊर्जा क्या हो रही है, ना उत्पन्न हो रही ना नष्ट हो रही, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। ठीक, अब उसके बाद आता है आपका शक्ति। शक्ति हो, श्रद्धा कपूर के पापा नहीं बोल रहे, हम बात कर रहे हैं शक्ति की, बात कर रहे हैं पावर की। नंदू सबका बंधु कहता नहीं, राजा बाबू पिक्चर में, नंदू सबका बंधु। ठीक, अब पावर क्या है, पावर मतलब कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। ठीक, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, W बाई टी, और W इक्वल टू क्या होता है, mg h बाई टी का हो, चाहे हाफ mv स्क्वायर बाई टी का हो, एक ही बात है ना। अब देखिए, कार्य का मात्रा तो बताया नहीं तुम लोगों ने। अगर हम कार्य की मात्रा की बात करें यूनिट, तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा न्यूटन मीटर हो जाएगा, न्यूटन मीटर, और एक होता है जूल। क्या होता है, जूल। ठीक, ये तो आपका क्या हो गया, इस तरह फॉर्म हो गया पावर। अगर हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करें, इलेक्ट्रिक पावर की बात करें, ठीक, तो पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाएगी, देखो पावर W बाई टी हुआ, अब यह पहले लिखो आई स्क्वायर आर टी बाई टी। तो पहली पावर कितने निकली, आई स्क्वायर आर निकली, दूसरी क्या निकलेगी, वी स्क्वायर बाई आर निकलेगी, तीसरी क्या निकलेगी, वी आई निकलेगी। क्लियर है? तो पावर के तीन फॉर्मूले क्या निकले, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर आर बाई और वी आई। दिस इज नोन एज पावर, इलेक्ट्रिक पावर। क्लियर है? अब देखिए, हम लोग जूल का नियम डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस बार जो है आपका यूपी पिछले एग्जाम में भी पूछा गया है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये आपका वायर है, सपोज दैट ये आपका वायर, ठीक है। इस वायर में जब हम करंट फ्लो करेंगे, इस वायर में हमने जब करंट फ्लो की तो क्या होगा, हीट होगा। हीट होगा मतलब इसमें क्या हो जाएगी, ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक, तो जो इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है वो क्या होती है, H होती है। ठीक, तो इसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो क्या होगी, धारा के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। दूसरा, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर है?
ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे एक ही में, तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। ठीक, तो ये क्या है, प्रकार की ऊंचाई तो है। ठीक, ये आपका धारा, ये आपका प्रतिरोध और ये आपका समय। क्या होगा, समय। ठीक, अब इसको हटाते हैं तो यहां पे लगा देते हैं 0.24 आई स्क्वायर आर टी। इसी को बोलते हैं जूल का नियम, या आई स्क्वायर आर टी बाई जे। ये भी आपका जूल का नियम है, यही ऑप्शन यूपीपीसीएल में दिया था। ठीक है, ओके। अब क्या बचा, नहीं आ रही 735.5 क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, कितने होते हैं, 735.5। ठीक, ये किसमें है, मैट्रिक में। ये सब आपको पता होना चाहिए मैट्रिक सिस्टम में। और एक एचपी बराबर 746 भी होता है, वो किसमें होता है, ब्रिटिश में। एक वोल्ट बराबर 1 किलोवाट आवर होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, ओके। 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होते हैं, और 4.18 जूल बराबर 1 कैलोरी होता है। पता है ना, होता है। एक किलोवाट आवर्स में 846 किलो कैलोरी होती है। ये सब आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, और क्या होता है, बाकी सब पता है कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, ये सब पता है। ठीक है, मतलब 3 रेजिस्टेंस ऐसे लगा देंगे। ये आपका हो गया आर आर आर। ठीक, ये अब नेमिंग दे दो इसको। ये क्या हो गया, ए बी सी, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सी कर दो। ये तो यहां से लो तो ये हो जाएगा आर सी ए। क्या हो जाएगा, यहां से लेकर यहां डिस्टेंस जो होगा आर सी ए। अब ये क्या हो जाएगा, आर, अब यहां बी से सी ले लेंगे तो बी सी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसको यहां से लेंगे तो आर ए बी। अब रेजिस्टेंस आपको डेल्टा में कनेक्टेड है। अब आपसे कहते हैं इसको स्टार में कन्वर्ट करो। स्टार का कैसे बनता है, स्टार देखो ऐसे होता है, स्टार ये स्टार डेल्टा पढ़ा था नहीं 3 फेज में, पढ़ा था ना, वही चीज है। आर ए आर सी आर बी, मतलब इस कनेक्शन को तुमको इसमें कन्वर्ट करना है। और कहते हैं कि इस कनेक्शन को इसमें कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे। अब देखो डेल्टा टू स्टार अगर करेंगे, डेल्टा टू स्टार, समझ रहे हो, अगर इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो इसको इसमें कन्वर्ट करें तो ये आर ए होगा ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आर ए इज इक्वल टू हो जाएगा। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमने इसको करना है, ठीक, इसको करना है, ठीक है,
ठीक, तो इससे कनेक्टेड कौन सी दो, ये दो रेजिस्टेंस है कनेक्टेड, यहाँ पे ए है ना, तो इससे कनेक्टेड कौन है, ये दोनों है ना, ये तो है नहीं, तो इनको क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आर सी ए इंटू आर ए बी अपॉन, अब क्या करेंगे तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा आर सी ए प्लस आर ए बी प्लस आर बी सी। अब सिमिलरली अगर हमको, चलो हमको अगर आर सी की वैल्यू निकालनी है, तो आर सी से कौन से कनेक्टेड, ये सी पॉइंट हो गया, इससे कौन दे, ये दोनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा आर सी ए इंटू आर बी सी अपॉन, फिर तीनों जोड़ दो आर ए बी प्लस आर सी ए प्लस आर बी सी। समझ में आया? इसी तरह अगर हमको इस आर बी की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करें, इससे कनेक्ट कौन है, ये दोनों है, ये दोनों मल्टीप्लाई कर सबको जोड़ दिया उठा के। अब देखो स्टार से डेल्टा करना हो तो कैसे करेंगे, स्टार टू डेल्टा, मतलब आपको स्टार में दे दिया है, अब इसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे, तो इसका फॉर्मूला देखो अलग, अब जैसे हमको ये निकालना है, ये निकालना है, ठीक है, हमको ये वाला रेजिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, अब देखो इसको निकालना है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट लेंगे, ठीक, तो ए, तो ये हो गया आर ए हो गया, क्या हो गया, हमको क्या निकालना है, आर ए बी निकालना है, तो क्या हो जाएगा, हमको इससे कनेक्टेड जो है रेजिस्टेंस ये लिए हमने, तो क्या हो जाएगा ए और बी, तो यहाँ पे क्या है आर ए है और ये बी है, ठीक, तो क्या लिखेंगे आर ए प्लस आर बी, क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या देंगे आर ए आर बी अपॉन, अब जो बचा वाला है, जो बचा वाला है कौन सा बचा आपका, ये बचा आर सी बचा, इससे डिवाइड कर देंगे, ये आपका निकल आएगा आर ए बी। अब देखो एक तरह और देखो, इसी तरह जैसे मान लो हमको आर सी ए निकालना है, ठीक है, हमको इससे, अब इसको कर रहे हैं ना, अभी इससे इसको किया था, अब इससे इसको कर रहे हैं ना, तो हमको आर सी ए निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट ए है और पॉइंट सी है, तो ए का क्या हो जाएगा आर ए हो जाएगा प्लस आर सी हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब आर ए आर सी को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस आर ए आर सी अपॉन बचा कौन आर बी, समझा। इसी तरह हम लोग ये कन्वर्जन करते हैं, ये आप लोगों के लिए टफ है, आईटीआई के लिए टफ है, लेकिन क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, नौकरी सरकारी चाहिए, तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए टफ कनेक्शन हो गया, टफ आपके लिए एग्जाम हो गया, ये तो आपको सब आना चाहिए, ठीक है। आज के लिए बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में और इसके टॉपिक रिलेटेड हम बताएंगे, ठीक है। अभी किरचॉफ लॉ वो सब बताना आपको, किरचॉफ लॉ बताना है, उसके बाद वोल्टेज सोर्स बताना है, करंट सोर्स बताना है, ये सब बताना है, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और पूरा वीडियो देखिए जो मैंने आपको बताया है, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। थैंक यू। अब देखिए, अगर आपसे कहा जाए, ये तो आपका रेजिस्टेंस है, अगर आपसे कहा जाए कि ये आपका कैपेसिटेंस है, ठीक है, CCA और CAB और CBC, ABC, ये आपका CA, ये आपका CC, ये आपका CB, ठीक है। अगर ये आपको कैपेसिटर दे दिए, ठीक, कैपेसिटर, ये आपका क्या है डेल्टा कनेक्शन, ये आपका स्टार। अगर आपसे कहा जाए डेल्टा टू स्टार, डेल्टा टू स्टार,
डेल्टा टू स्टार क्या होगा आपको पता है, आपको क्या पता है कि कैपेसिटर जो होता है रेजिस्टेंस की कनेक्शन में अपोजिट प्रॉपर्टी रखता है। अगर सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 प्लस R2 होगी तो कैपेसिटर में क्या होगा 1/C1 प्लस 1/C2 होगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम इसको डेल्टा टू स्टार करेंगे, डेल्टा टू स्टार करेंगे, ठीक है, डेल्टा टू स्टार करेंगे तो क्या होगा, इसको जब डेल्टा टू स्टार करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा टू स्टार अगर हमको सी ए की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, सी की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, सी ए इंटू, ठीक है, सी ए बी हो जाएगा, सॉरी इसको हमको क्या करना है, डेल्टा टू स्टार करना है तो क्या हो जाएगा, ये है इससे कनेक्टेड कौन है ये, तो क्या हो जाएगा सी ए प्लस ये हो जाएगा सी ए बी प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा सी ए इंटू सी ए बी अपॉन ये क्या हो जाएगा सी बी सी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हमको सी सी की वैल्यू निकालनी है, इसी तरह हमको सी सी की वैल्यू निकालनी है तो कैसे होगा, सी सी, ठीक है, तो सी सी की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सी ए बी प्लस सी बी सी हो जाएगा, प्लस इन दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे सी ए बी इंटू सी बी सी अपॉन और ये हो जाएगा आपका सी सी ए। ठीक है, तो ये आपका डेल्टा टू स्टार कनेक्शन हो गया। और इसका जस्ट उल्टा अगर हम क्या करेंगे, अगर हम इसको करेंगे स्टार टू डेल्टा, तो इसको यहाँ पर रखते हैं, यहाँ स्पेशल इसको थोड़ा हम रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा टू स्टार हो गया है, अब हम क्या करेंगे स्टार टू डेल्टा, स्टार टू डेल्टा। तो अगर हमको क्या निकालना है, अगर हमको इसकी वैल्यू निकालनी सी ए बी की, तो सी ए बी को क्या हो जाएगा, सी ए बी को निकालना तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, हमको सी ए बी को वैल्यू निकालनी है, तो इसमें फॉर्मूला हो जाएगा सी ए, ठीक, हमको इसकी वैल्यू निकालनी, तो आपका ये हो जाएगा सी ए और सी ए इंटू सी अपॉन क्या हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ देंगे सी ए प्लस सी बी प्लस सी सी। इसी तरह अगर हमको सी सी ए की वैल्यू निकालनी है, सी ए की, तो क्या हो जाएगा सी ए इंटू सी बी अपॉन सी ए प्लस सी बी प्लस सी सी। तो ये आपका क्या होगा, स्टार टू डेल्टा कनेक्शन। चलिए कुछ मेटल्स की हम मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चंस आपके पूछा जाता है। देखिए पहला आता है आपका कॉपर, ठीक है, तो कॉपर की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या 1084 डिग्री सेल्सियस, सिल्वर का है 960 डिग्री सेल्सियस।
और आपका जो गोल्ड है इसका है 1064 डिग्री सेल्सियस। टिन का है 232 डिग्री सेल्सियस। और आपका जो टंगस्टन है इसका है 3300 3,390 डिग्री सेल्सियस। कुछ बुकों में आपको लिखेगा 3055 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो दोनों सही है। ठीक है। आयरन का है 1538 डिग्री सेल्सियस, 1538 डिग्री सेल्सियस। और जो आपका एल्युमिनियम का है आपका 658 डिग्री सेल्सियस। और जो इसका नाइक्रोम का है 1400 डिग्री सेल्सियस। कहीं कहीं आपको मिलेगा 1445 डिग्री सेल्सियस, ये भी सही है। तो ये जो आपके मेटल्स हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट्स आपको आना चाहिए। कॉपर का है 1084 डिग्री सेल्सियस, सिल्वर का है 960 डिग्री सेल्सियस या 961 डिग्री सेल्सियस, गोल्ड का है 1064 डिग्री सेल्सियस, टिन का है 232 डिग्री सेल्सियस, टंगस्टन का है 3390 डिग्री सेल्सियस। कुछ बुकों में 3355 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। आयरन का है 1538 डिग्री सेल्सियस, एल्युमिनियम का है 658 डिग्री सेल्सियस। और जो आपका नाइक्रोम का है आपका 1400 डिग्री सेल्सियस या कुछ बुकों में आपको 1445 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। ठीक है। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए कलर कोडिंग देखते हैं। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस: ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। इनकी वैल्यू क्या होती है? ब्लैक की 1 होती है, ब्राउन की 1 होती है, रेड की 2 होती है, ऑरेंज की 3 होती है, येलो की 4 होती है, ग्रीन की 5 होती है, ब्लू की 6 होती है, वायलेट की 7 होती है, ग्रे की 8 होती है, इसकी 9। अब इनमें क्या करेंगे? इनमें जो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू जो दी है, ब्लैक की 1 लेंगे, इसका ब्राउन का 10 की पावर 1 लेंगे, रेड का 10 की पावर 2 लेंगे, 10 की पावर 3 लेंगे, और येलो की 10 की पावर 4 लेंगे, 10 की पावर ग्रीन का 10 की पावर 5 लेंगे, 10 की पावर 6 लेंगे, ब्लू का 10 की पावर 7, वायलेट का लेंगे, ग्रे का 10 की पावर 8 और 10 की पावर 8। और ये टॉलरेंस है। ठीक है। इसका क्या होता है? ब्राउन का ±1%, रेड का ±2%, ये सब आपके टॉलरेंस दिए हैं। अगर हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? जो वैल्यू दी है इसको 10 की पावर जो आपको दी मल्टीप्लाई उससे गुणा कर देंगे, और टॉलरेंस प्लस माइनस जो दिया है इसको सॉल्व करके जो निकालेंगे वो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है बच्चों, ये वैल्यूज आपको याद करनी है, आपको दिमाग में बैठा लेनी है। अगर आप दिमाग में बैठाएंगे तभी कर पाएंगे, क्योंकि इसमें से भी 1-2 क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ठीक है। अब देखिए किरचॉफ लॉ की बात करते हैं। किरचॉफ ने आपके 2 नियम दिए थे। एक पहला कहलाता है आपका केसीएल, दूसरा कहलाता है आपका केवीएल। इसको नोड लॉ भी कहते हैं। ठीक है। और इसको वोल्टेज लॉ कहते हैं। जो केसीएल होता है वो आवेश संरक्षण पे आधारित है, आवेश संरक्षण पे आधारित है। इसके अनुसार सिग्मा I = 0। मतलब ये आपका कोई जंक्शन है, इस जंक्शन पे जितनी भी धाराएं आ रही हैं या जा रही हैं उनका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो क्या होगा? 0 होगा। मतलब कह सकते हैं जैसे मान लीजिए ये करंट आपकी आ रही है, ये करंट आपकी आ रही है, ये करंट आपकी जा रही है, ये करंट आपकी जा रही है, ये करंट आपकी आ रही है। ये तो I1, I2, I3, I4, I5 एंड I6। तो जो करंट जंक्शन की ओर आती है उसको प्लस लेते हैं, तो आपका I1 प्लस हो जाएगा, I2 भी आपकी आ रही है प्लस हो जाएगा, I3 दूर जा रही तो I3 माइनस हो जाएगा, I4 भी आपकी दूर जा रही तो माइनस का 4 हो जाएगा, ये आपको प्लस में हो जाएगा। I5 जंक्शन की ओर आ रही है और ये भी जंक्शन को आ रही है, I6 = 0। ये आपका
किरचॉफ का पहला नियम है। या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सिग्मा क्यू इज इक्वल टू 0, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब दूसरा नियम है, दूसरा नियम ये है कि सिग्मा ई इज इक्वल, सिग्मा ई प्लस सिग्मा आई आर इज इक्वल टू 0। ये क्या है आपका ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है बच्चों, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें से न्यूमेरिकल्स आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, अगर आपका सर्किट ओपन है तो देखिए जूल का नियम देख लेते हैं। जूल का नियम पूछा जाता है, जूल का नियम, देखिए देखिए जूल का नियम में कहता है कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, वो वायर क्या होता है आपका गर्म हो जाता है। ठीक है, जो ऊष्मा होगी वो क्या होगी, वो I स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, दिस इज थर्ड इक्वेशन। इनको ऐसा मर्ज कर देंगे तो हो जाएगा I स्क्वायर RT, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 0.24 I स्क्वायर RT, जिस इज नोन एज जूल का नियम। इसी को हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ। ठीक है, अब चलिए डिस्कस करते हैं ओपन सर्किट में क्या होगा। अगर आपका सर्किट ओपन है, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, अनंत होगी। आर की वैल्यू 0 होगी, 0, और वोल्टेज आपका मैक्सिमम होगा। और अगर हम शॉर्ट सर्किट की बात करें, शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होगी, करंट की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, अनंत, और वोल्टेज की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब देखिए आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करें, आइडियल सोर्स वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये क्या होता है, 0 होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस आपका क्या होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और प्रैक्टिकली देखा जाए तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 नहीं होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होता। अब आइडियल करंट सोर्स की बात करें, आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स में क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली देखा जाए, प्रैक्टिकली क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस डज नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, आपसे पूछ लेगा आइडियल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, और आइडियल करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अब देखिए इसको बता देते हैं थोड़ा, यहाँ देखिए आइडियल और प्रैक्टिकल।
आइडियल और प्रैक्टिकल। आइडियल वोल्टेज सोर्स, इसमें क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, IN इक्वल टू क्या होगा, आइडियल में क्या होगा, 0 होगा, लेकिन इसमें प्रैक्टिकली क्या होता है, लो होता है। प्रैक्टिकली में क्या होता है, ये लो होता है। ठीक है। और करंट सोर्स में, करंट सोर्स में ये इंटरनल इनफाइनाइट होता है, आइडियल बताएगा, लेकिन ये क्या होता है, हाई होता है। प्रैक्टिकली में क्या होता है, ये हाई होता है। वोल्ट मीटर की बात करें तो आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट आइडियल। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, हाई होता है। प्रैक्टिकली क्या होता है, ये आपका हाई होता है। और अमीटर की बात करें, अमीटर में क्या होता है, ये 0 होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, लो होता है। ठीक है। तो बच्चों ये पॉइंट्स को भी आपको अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि इन पॉइंट्स में से भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इनको जरूर आप दिमाग में रख के जाइएगा।